अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिन्यामीन शौकत। मौसम सरमा शुरू होते ही सिट्रस फ्रूट्स हर घर में बगैर बुलाए मेहमानों की तरह आ ही जाते हैं। यूं कह लीजिए कि सिट्रस फ्रूट से मौसम सरमा का मजा दोबाला हो जाता है। इस फ्रूट में विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर, फास्फोरस और दीगर बहुत से विटामिन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी हैं। ये फल कैंसर का बेहतरीन इलाज भी समझा जाता है। मुनफरिद रंगत, खुशबू और जायके की वजह से पाकिस्तानी सिट्रस फ्रूट्स पूरी दुनिया में पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख एकड़ पर सिट्रस फ्रूट काश्त किया जाता है, जिससे 2.35 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन हासिल होती है, मगर इसका सिर्फ 15% ही एक्सपोर्ट हो पाता है। हमारे यहाँ फल की मक्खी और दीगर बीमारियां बहुत आम हैं, जिसकी वजह से फल की क्वालिटी खराब होती जा रही है। हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत नर्सरी से बाग लगाने तक लोगों को रेगुलेट किया जा सके। आज का प्रोग्राम तुरशावा फलों की बागबानी के बारे में है। हम नए काश्तकारों को बताएंगे कि किस तरह बागात लगाए जा सकते हैं, कौन सी वैरायटी ज्यादा मुनाफा देती है, इनकी बीमारियों को कैसे कंट्रोल करना है, और इसके अलावा यह भी बताया जाएगा कि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स क्या हैं और कैसे बनाई जा सकती हैं, और एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिट्रस कैसे पैदा करना है। यह भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा और आपकी मुलाकात करवाएंगे सिट्रस एक्सपोर्टर से और मुख्तलिफ कामयाब किसानों से। माल्टे मौसमी में जो मिठास और खुशबू पाकिस्तानी फल में है, किसी दूसरे मुल्क के हिस्से में ना आ सकी। मौसम सरमा में कम दर्जा हरारत और गर्मा में तपती धूप, चांद की खास रोशनी और साल्ट रेंज के करीब होना, ये सब खसूसियात मिलकर सरगोदा के किन्नों को दुनिया से मुनफरिद करती हैं। हुकूमती बेहिसी और इदारों का गैर जुम्मेदाराना रवैया इस कुदरती तोहफे को भी ले डूबा। दुनिया में अब बीज के बगैर वैरायटीज की मांग है, जबकि कई दहाइयां गुजरने के बावजूद हमारे इदारे सीडलेस सिट्रस को मार्केट में ना ला सके। अगर हुकूमती इदारे सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री को मुश्किलात से निकालने में कामयाब हो जाएं, तो ये सेक्टर एक अंदाजे के मुताबिक $4 बिलियन के फल और वैल्यू एडिड मसनूआत एक्सपोर्ट कर सकता है। सरगोदा रीजन को द लैंड ऑफ सिट्रस यानी सिट्रस की सरजमीन कहा जाता है। मुल्क की जरूरत का 90% तक सिट्रस इसी रीजन में पैदा होता है। यहाँ 250 के करीब सिट्रस प्रोसेसिंग यूनिट हैं, जहाँ 2.5 लाख अफराद काम करते हैं। खुशकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहां तुरछावा फलों की 5 इकसाम पाई जाती हैं। हमारे यहाँ मौसमी, माल्टा, किन्नू, ग्रेपफ्रूट और मीठा, ये 5 किस्म के तुरछावा फल पाए जाते हैं। इनका मौसम भी अलग है, इनका तरीका काश्त भी अलग है और इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एक दूसरे से कदरे मुख्तलिफ है। आइए पांचों के बारे में तफसील जानते हैं। माह अक्टूबर शुरू होते ही मौसमी मार्केट में आ जाती है, जो अपनी खास मिठास की वजह से नुमाया मुकाम रखती है। दिसंबर के आगाज में फ्रूटर मार्केट की जीनत बनता है, जो मिठास और हल्के तुर्शपन का बेहतरीन इम्तजाज है, जो बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं। इसे छीलना और खाना दीगर तुशावा फलों की निस्बत आसान समझा जाता है। दिसंबर के अवाइल में माल्टा डाइनिंग टेबल की जीनत बनता है, जो ग़िज़ाई लिहाज से तमाम तरछावा फलों का सरदार समझा जाता है। ग्रेप फ्रूट ज़ियाबितस के मरीजों और वजन कम करने वाले शौकीन अफराद के लिए नायाब तोहफा समझा जाता है। ये फल भी जनवरी-फरवरी में मार्केट में आ जाता है। हमारे यहाँ सिट्रस की कुल पैदावार 2.3 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि इसका सिर्फ 15% ही एक्सपोर्ट होता है, बाकी मकामी मंडियों में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपोर्ट कम होने की वजह यह है कि हमारे यहाँ फल की मक्खी को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता, पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से उसके असरात फल में भी आते हैं और इंटरनेशनल मंडियों में ये नाकाबिले कबूल होता है। आज से 20 साल कबल दुनिया में पाकिस्तानी किन्नू मार्केट लीडर समझा जाता था। इसके बाद दुनिया में तहकीक के बाद सीडलेस यानी बीज के बगैर किन्नू पैदा कर लिया गया, मगर पाकिस्तान में आज तक इसके ऊपर ट्रायल ही चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तानी किन्नू की डिमांड कम होती जा रही है।
फ्रूट का साइज भी एक्सपोर्ट में बुनियादी किरदार अदा करता है। हमारा बहुत सा फल साइज में छोटा रहता है, इसी वजह से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाता। सफेद मक्खी को जहरों की भरमार करके कंट्रोल किया जाता है, जिससे जहरों की बाकियात फल में भी रहती हैं और बैनुल-अक़वामी दुनिया में ऐसा फल पसंद नहीं किया जाता। ये सब वजूहात एक्सपोर्ट में कमी का बाइस बनती हैं। इस वक्त हम एक सिट्रस प्रोसेसिंग फैक्ट्री में मौजूद हैं और यहाँ से तैयार किया गया किन्नो 100% एक्सपोर्ट किया जाता है। हमारे साथ अरसलान अहमद साहब मौजूद हैं जो इस सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं। उनसे पूछते हैं कि एक्सपोर्टर्स को किन किस्म के मसाइल का सामना है। जी वालेकुम सलाम सर। सबसे पहले ये बताएं कि यहाँ से जो आप माल तैयार करते हैं किन्नो, ये एक्सपोर्ट होता है या लोकल मार्केट में भी देते हैं? जी बिल्कुल, जब बागात से किन्नू की प्लगिंग की जाती है उसके बाद उसको छांटी सॉर्टिंग करने के बाद जो ए ग्रेड माल होता है उसको मुकम्मल तौर पे एक्सपोर्ट किया जाता है और जो बी ग्रेड माल है उसको लोकल डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हमारी सिट्रस की एक्सपोर्ट बहुत कम है। हम टोटल प्रोडक्शन का 15% से भी कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके ख्याल में ये वॉल्यूम ठीक है या इसको बढ़ना चाहिए? नहीं सर, इसमें काफ़ी कैपेसिटी है इसको बढ़ाने की, जिसकी वक्त के हिसाब से हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि ये हमारे ज़र मुबादला के अंदर एक बहुत मेजर इसका रोल है। अच्छा, जब बिजनेस की बात होती है तो उसमें डिमांड एक मेजर फैक्टर होता है, तो इंटरनेशनली हमारे किन्नों की इतनी डिमांड है कि हम इसको डबल करें तो आगे बिक जाए सारा? जी बिल्कुल, इसमें काफ़ी गुंजाइश है जी। हमारे जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं पाकिस्तानी फॉरेनर जो हैं, हमारी प्राइमरी मार्केट वो होती है। इसके अलावा जो दूसरे मुल्क हैं वो इसको वैल्यू एडिशन के तौर पे यूज़ करके इसे मज़ीद प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। गुज़श्ता 20 सालों से सीडलेस का पूरा दुनिया में सिस्टम चल रहा है, तो हमारे इदारे जो हैं उन्होंने कोई अभी तक इसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि मार्केट में अभी तक कोई सीडलेस वैरायटी कामयाबी से नहीं आई। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी जो सीडलेस वैरायटीज़ हैं वो भी मुकम्मल तौर पे सीडलेस, उनका मेयार उस तरह का नहीं है। उसमें चंद सीड के कुछ आते हैं मसाइल, और उसकी जो सैम्पलिंग और जो उसको तैयार किया जाता है उसमें मजीद रिसर्च की ज़रूरत है। किन किन ममालिक में इस वक्त हमारा सिट्रस जा रहा है और आपको क्या लगता है किन ममालिक में अगर ओपन हो जाए मार्केट तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? जी बेसिकली हमारा सिट्रस मोर देन 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें हमारी प्राइमरी जो मार्केट्स हैं वो गल्फ की हैं, कुछ मिडल ईस्ट की मार्केट्स हैं, ईस्टर्न यूरोप की मार्केट है, रशिया काफ़ी बड़ी मार्केट है हमारे लिए। कि हमारा जो हमसाया मुल्क है ईरान, ये मार्केट का हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो जो हमारी मौजूदा एक्सपोर्ट है इसकी तकरीबन 10 से 15% जो है वो ईरान में पोटेंशियल है इसको लेने का। इसके अलावा क्या मसाइल हैं जो ऑलरेडी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें क्या हर्डल्स हैं जिनको गवर्नमेंट चाहे तो वो ठीक कर सकती है? इसमें जी बुनियादी तौर पे हमारे पास ड्यूरिंग द सीजन जो मेन इश्यूज आते हैं वो लॉजिस्टिक्स के आते हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के मसाइल आते हैं, हड़ताल और इस तरह के जो भी मामलात आते हैं जो ट्रांसपोर्ट के अंदर रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी टाइमली शिपमेंट्स का मसाइल आते हैं। थोड़ा जो चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के जितने भी इदारे हैं इनको थोड़ा सा काम करने की बेहतरी की ज़रूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस भी हैं इस सेक्टर के ऊपर, वो कितने हैं और अगर वो टैक्स ख़त्म करे गवर्नमेंट तो कितना इम्पैक्ट आ सकता है एक्सपोर्ट को? हाँ जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे हमें जो टैक्सेशन में इस साल का जो सबसे बड़ा सिट्रस का जो इशू आ रहा है जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है, वो अफगानिस्तान में जो हमारा माल जाता है उसके ऊपर टैक्सेस के मसाइल हैं। क्या इकदाम करे हुकूमत तो आप इस सेक्टर को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं? इसमें आई थिंक बुनियादी तौर पे हमें जो ट्रेड की और फाइनेंस की मिनिस्ट्री है उसके साथ एक सीजनल नहीं बल्कि इससे पहले भी एक कनेक्शन होना चाहिए, इनके रवाबित होने चाहिए ताकि सारे जो एक्सपोर्टर के मसाइल हैं वो उनको टाइमली डिलीवर हो सकें और सीजन से पहले इन सारी चीज़ों को हल कर दिया जाए। जी अरसलान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत अगर इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो दे तो यकीनन ये सेक्टर भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकता है। सिट्रस फ्रूट्स पर रिसर्च करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा है और अब हम इस वक्त सरगोदा में मौजूद हैं। हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट बुशरा जुल्फ़कार साहिबा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये इदारा किसानों की किस तरह रहनुमाई कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइएगा, आप किसानों को क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हैं? हमारा सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कि आपने बताया है तो ये मोस्टली सिट्रस पे काम करता है। तो सिट्रस में हमारे पास मेनली 4 ग्रुप्स हैं, एक मैंड्रिन, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट और लेमन्स एंड लाइम्स। तो वी हैव मोर देन 100 वैरायटीज़ ऑफ ओवरऑल सिट्रस। तो हमारा जो मेन मैंडेट है उसको अगर हम देखें तो सबसे पहला ये है कि हमें जर्म
कलेक्ट करना है। जर्म प्लाज्म का आम फार्मर को क्या फायदा है? नर्सरी वाले को तो इसका फायदा हो सकता है कि वो मल्टीप्लाई करे उसको। जर्म प्लांट्स को हम मेंटेन करने का ये है कि अब ये फैसिलिटी या सिर्फ प्लांट्स बनाना सिर्फ नर्सरी तक महदूद नहीं रह गया। जितने भी बिग ग्रोअर्स हैं वो सब प्लांट्स अपने खुद भी तैयार करते हैं, तो उनको जब भी बडवुड चाहिए होती है तो हम बड़े नॉमिनल रेट्स पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऐसा किसान जिसने बागात लगाने हैं, अभी मुख्तलिफ सिट्रस के जो आपकी टाइप्स हैं वो लगानी हैं, तो वो सबसे पहले अगर आपके पास आ जाए तो वो आप उसको प्रॉपर गाइड करते हैं और पूरी टेक्नोलॉजी बताते हैं? ऑफ कोर्स हम लोगों का, मैं आपको भी बता रही थी कि सबसे पहला जर्म प्लाज्म यूनिट हम लोगों ने मेंटेन करना है। दूसरा, हमने सर्टिफाइड नर्सरी उनको प्रोवाइड करनी है। हमारे पास सर्टिफाइड नर्सरी मौजूद है। आजकल डिक्लाइन ऑफ सिट्रस है, उसकी मेन जो रीज़न है ना वो ये है कि जो प्लांट्स हैं ना वो नॉन रजिस्टर्ड नर्सरी से वो ले जाते हैं। ट्रू टू टाइप प्लांट्स नहीं, टाइप प्लांट्स यू कैन से ट्रू टू टाइप, बट ये होता है कि रूट स्टॉक का मसला है। असल में बडवुड का मसला नहीं है, रूट स्टॉक का मसला है, क्योंकि यहाँ पे जो खट्टी जट्टी रफ़ लेमन हम यूज़ करते हैं तो वो उसका सीड हमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे पास तो एक अलग से ब्लॉक है रफ़ लेमन का, जिधर से हम उसका सीड लेते हैं और उसके बाद उसको ग्राफ्ट करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो नर्सरी मैन्स होते हैं वो जो जूस के कॉर्नर्स जहाँ पे भी डिफरेंट हैं तो वहाँ से वो सीड लेते हैं, जो कि वो किन्नू का भी हो सकता है, फ्रूटर का भी हो सकता है। क्या वजह है कि इदारा मौजूद है, हेल्प करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन किसान मुनासिब नहीं समझते कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक विजिट कर लें यहाँ? इसका मैं लैक ऑफ अवेयरनेस कह सकती हूँ कि लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। जी बुशरा साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक किसान एक्सपर्ट लोगों से ओपिनियन लिए बगैर ये काम शुरू करेंगे तो यकीनन मुख्तलिफ इक़साम के मसाइल का सामना रहेगा। पाकिस्तान में आम तौर पर फी एकड़ पौधों की तादाद 100 के करीब होती है, जबकि दुनिया में इस वक्त अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी के तहत फी एकड़ पौधों की तादाद 500 से भी ज़ायद है। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप भी अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी के तहत सिट्रस के बागात लगाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तुरछावा फलों के बागात की बागबानी एक मुनाफा बख्श कारोबार है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का सिट्रस प्रोड्यूस करके 3 लाख से जायद फी एकड़ कमाया जा सकता है। सिट्रस के बागात में इंटरक्रॉपिंग भी बड़ी कामयाबी से की जा सकती है। पाकिस्तान में हजारों लोग सिट्रस के बागात में छोटे कद वाली फसलों की कामयाब तरीके से इंटरक्रॉपिंग करके दोहरा मुनाफा कमा रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि आप फी एकड़ कितना और किस तरह मुनाफा कमा सकते हैं। पाकिस्तान में तुरछावा फलों की फी एकड़ पैदावार 5 टन के करीब है और मार्केट में आमतौर पर एक कैटेगरी के फल की कीमत 150 रुपए फी किलो होती है, जबकि किसान से यही फल 80 रुपए फी किलो के हिसाब से खरीदा जाता है। यूं फी एकड़ सिट्रस 4 लाख रुपए में फरोख्त होता है, जबकि किसान इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर लें तो 1 लाख रुपए तक मजीद कमा सकते हैं। कुल अखराजात निकाल कर फी एकड़ कम से कम 3 लाख रुपए मुनाफा बआसानी कमाया जा सकता है। तुरछावा फलों के बागबान किस किस्म के मसाइल का सामना कर रहे हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हम एक किसान के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं और हुकूमत क्या आपकी मदद कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अंसर, ये बताएं कि इस साल आपकी फसल की क्या कंडीशन है और क्या मसाइल हैं जो आप फेस कर रहे हैं। सर फसल तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी है इस दफ़ा, कुदरती अल्लाह ताला का करम है। असल मसाइल ये हैं सर, हम जो है ना बाग जितने माशाल्लाह फल लगे है ना वो हम जो है खाद मुकम्मल इसको डोज नहीं दे पा रहे। अच्छा, उसकी मेन वजह ये है कि सर जो है ये इनकी कीमतें जो हैं मार्केट में वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर आपका एक्सपोर्ट ना हो क्यों तो लोकल मार्केट में जो आप सेल करते हैं तो बीच में मिडिल मैन होता है या डायरेक्ट मंडी में जाते हैं? सर मिडल मैन भी होते हैं तो डायरेक्ट मंडी में भी हम फार्मर ले जाते हैं। अच्छा, नॉर्मली अच्छा किन्नो मार्केट में 200 रुपए से 300 रुपए दर्जन मिलता है, तो आप यहाँ से किस रेट पे बेचते हैं? सर तकरीबन 150 रुपये हम हमारे से भी ले जाते हैं, 150 रुपये के हिसाब से। अच्छा, इसका मतलब है कि आधा जो मार्जिन है वो मिडलमैन ले रहा है और आधा हम ले रहे हैं। जी अंसर शुक्रिया। ये थे एक सरगोदा रीजन के काश्तकार जो सिट्रस काश्त करते हैं और ये अपने मसाइल बता रहे थे। दीगर फार्मिंग की तरह अब सिट्रस फार्मिंग भी जिद्दत इख्तियार कर चुकी है। दुनिया के अक्सर ममालिक में अब फी एकड़ पौधों की तादाद
500 से जायद होती है, जबकि पाकिस्तान में अभी तक हम 100 से भी कम पौधे फी एकड़ लगा रहे हैं। अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी के तहत फी एकड़ पौधों की तादाद तकरीबन 480 होती है, जिससे पैदावार भी कई गुना ज्यादा हो जाती है। आइए आपको दिखाते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका जो हमारे किसान पाकिस्तान में करते हैं, जिसमें 100 पौधे आते हैं फी एकड़, और हाई डेंसिटी जिसमें पौधों की तादाद 200 हो जाती है, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी जिसमें पौधों की तादाद 400 से भी ज्यादा होती है। आइए आपको तीनों टेक्नोलॉजीज के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान में किसान तुरछावा फलों की काट छांट ठीक तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से पौधा ज्यादा फैल जाता है और पौधे की मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए हमारे किसान पौधे का साइज बड़ा करने के लिए पौधों की तादाद कम रखते हैं। इसके बरक्स तरक्की याफ्ता ममालिक में पौधों के दरमियान फासला कम रखा जाता है और फी एकड़ पौधों की तादाद 500 तक पहुंच जाती है, जिससे फ्रूट का साइज भी बड़ा होता है और पैदावार भी ज्यादा आती है। मगर हमारे यहाँ अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 5% से कम जदीद फार्म्स पर ही पाई जाती है। हमारे साथ इस वक्त सिट्रस ऑर्चर्ड लगाने के माहिर अकबर हयात साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि अगर किसान सिट्रस के बागात लगाना चाहें तो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट उनको पौधे कैसे फ्राहम करता है, कितनी पैसों में फ्राहम करता है, और ये पूरे बागात लगाने का तरीकाकार क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम मुख्तलिफ वैराइटीज़ के पौधे बनाते हैं, उन पौधों को हम किसानों तक पहुंचाते हैं अपनी नर्सरी के थ्रू। हमने जो गैर ममालिक से वैराइटीज़ मंगवाई हैं, उनमें से बेहतरीन वैरायटी जो है वो एक डेजी मैंड्रिन है, फिर किशू है। ये दोनों ऐसी वैरायटी हैं जिनमें बिल्कुल सीड कोई नहीं है। अगर किसान आपसे ये पौधे लेना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है, कीमत क्या है, और क्या पूरे पाकिस्तान में देते हैं या सिर्फ पंजाब में? ये हम पूरे पाकिस्तान में भी देते हैं। पंजाब में तो खैर ये सरगोदा में ज़्यादातर हमारी जो है वो सेल होती है। तो ये पौधे का कोई ऐसा हास्ट एंड फास्ट रूल नहीं है, जो पहले आई ये पहले पाई, क्योंकि हमारे पास लेबर जो है वो बहुत कम है। जितने हमारे वसाइल हैं उसमें जितने ज़्यादा हम पौधे तैयार कर सकते हैं वो तैयार करते हैं। साल में कितने पौधे तैयार कर लेते हैं? तकरीबन ओपन फील्ड नर्सरी में हम 50,000 के करीब तैयार करते हैं और 20,000 के करीब स्क्रीन हाउस में तैयार करते हैं। मयार के फी मुताबिक पौधा पौधा कितने का है, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम? ये जो हमारा स्क्रीन हाउस का पौधा है ये 100 रुपए का है, और जो हमारा ओपन फील्ड नर्सरी का है वो 90 रुपए का है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली 100 के करीब पौधा फी एकड़ आता है किसान जो रवायती तरीके से लगाते हैं, जबकि अब अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही है। फिर हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी है जिसके तहत 800 तक फी एकड़ पौधा चला जाता है। तो हम उस लेवल तक कब पहुंचेंगे, और क्या आप लोग किसानों को उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, और किसानों को ज़रा समझा दें कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं क्या तीनों? ये 3 किस्म की, एक तो हमारी ये जो रियायती आप जिक्र कर रहे हैं वो है, उसमें 100 पौधा लगता है। फिर इसके बाद हमने थोड़ा इसको इम्प्रूव किया और उसको 20 पौधों पे ले गए, 20 बाई 20 पे ले गए ताकि 110 पौधा लगे। लेकिन जो हाई डेंसिटी है उसमें तकरीबन 218 के करीब पौधे लगते हैं और 10 बाई 20 पे वो पौधे लगते हैं। इसी तरह 15 बाई 15 पे अगर पौधे लगाएं तो 200 पौधा लगता है। ये दोनों हाई डेंसिटी। अगर अल्ट्रा हाई डेंसिटी पे लग जाएं तो वो उसमें एक एडिशनल लाइन हम लगा देते हैं, उसको हम जिगजैग तरीका कहते हैं। उसमें आप तकरीबन 425 के करीब पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये लगा सकते हैं पौधे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी रूट स्टॉक बनाएं जो कि कलराठी ज़मीनों में भी और वाटर लॉग साइल्स में भी वो चल सकें, और ज़्यादा हाई डेंसिटी के लिए छोटे जो है कैनोपी का पौधा बने और वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधे लगा सकें, और इस तरह से पैदावार आपको अपनी जो है 3-4 गुना कर सकें। अच्छा सर, हमें पौधे का जो आपके पास से पौधा जाता है या नर्सरी से किसान लेता है पौधा, उसकी ट्रांसप्लांटेशन का पूरा तरीका बताएं, क्योंकि किसान अक्सर बराह रास्त पौधे को लगा देते हैं घड़ा खोदे बगैर। उसका क्या नुकसान है और घड़ा खोदने का क्या फ़ायदा है, और उसमें मिट्टी किस मिट्टी की भराई होनी चाहिए, कौन सी खादें उस वक्त डालनी चाहिए, पूरा जो आपकी एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस हैं सिट्रस लगाने की वो ज़रा बता दें। जी, इसमें जो पहली चीज़ है वो पौधे की सिलेक्शन है कि आपने पौधा जो है वो सिलेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखें 1 मीटर ऊंचाई का पौधा और जो तकरीबन 9 इंच की उसकी बड लगी हुई है उस पर, वो पौधा आप सेलेक्ट करें, उसकी 3-4 ब्रांचेज हों, उस पर काफ़ी सारे लीव्स भी हों और उस पर बीमारी के निशानात या वो ना हो, उससे बीमारी से पाक हो, पत्ते पे स्पॉट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपने अगर प्लान किया हुआ है कि आपने बाग लगाना है तो आप उसको मई जून से शुरू करें। तकरीबन मई जून में उसके 3 बाई 3 फुट के खड्डे लगा लें और फिर उनको 1 महीने के लिए छोड़ दें ताकि उसमें धूप लगे, लू का उसमें से गुजर हो और उसमें जो जरासीम है वो मर जाएं। इसके बाद जो आपने मिट्टी उसमें से निकाली है उसमें से एक हिस्सा वो मिट्टी
और बाकी एक हिस्सा रूढ़ी जो है वो गली सड़ी खाद वो ले लें, और अगर बाल कहीं से आपको अवेलेबल है तो एक हिस्सा वो 3 हिस्से इस तरह मिला के तो उसके साथ उन जुलाई में उसको भर दें। उसके बाद उसके ऊपर पानी लगा दें। जब आप पानी लगाएंगे तो वो गड़े थोड़े से और बैठेंगे, तो उनके ऊपर फिर मज़ीद मिट्टी डाल के बराबर कर दें। फिर जब आप पौधा नर्सरी से ले आएँ तो उसमें थोड़ा पौधे की गाची के बराबर उसमें होल करके तो उसके अंदर वो पौधा लगा दें, और उसके फ़ौरन बाद आप उसकी आपाशी कर दें। इस तरह से आपका पौधे की जो है किन किन महीनों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? ये तकरीबन आप इस फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर जो सीज़न है ना वो सितंबर अक्टूबर नवंबर है, क्योंकि इसके बाद सर्दियों के 3-4 महीने आते हैं और पौधा जड़ पकड़ लेता है और गर्मियों में स्टैंड करने के लिए काफ़ी उसकी क़ुव्वत बर्दाश्त हो जाती है। जी अकबर हयात साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाई, जब भी आप सिट्रस के बागात लगाएं कोशिश करें कि अल्ट्रा हाई डेंसिटी टेक्नोलॉजी के तहत लगाएं ताकि पैदावार में 3 से 4 गुना इजाफा किया जा सके। पाकिस्तान भर में 5 लाख से जायद एकड़ रकबे पर किन्नू काश्त किया जाता है, मगर हम सिर्फ 47 अरब रुपए का किन्नू एक्सपोर्ट करते हैं, जो बहुत कम है। हमारी प्रोडक्शन और सिट्रस की क्वालिटी दुनिया में नंबर 1 है, लेकिन हम एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं कर रहे। आइए देखते हैं कि दुनिया के 5 बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन से हैं। गुज़श्ता साल दुनिया भर में 162 मिलियन मैट्रिक टन सिट्रस पैदा किया गया, जिसमें चाइना का हिस्सा 29% था, यानी 47 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार सिर्फ चाइना की थी। चाइना के बाद ब्राजील, इंडिया, मैक्सिको और स्पेन बिल तरतीब सिट्रस के 4 बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, जो कुल सिट्रस का 58% हिस्सा पैदा कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सिट्रस की पैदावार में 70वें नंबर पर है। मगर आज भी पाकिस्तानी माल्टे का टेस्ट दुनिया में नंबर 1 ही है। पैदावार के लिहाज से हमारी सिट्रस की एक्सपोर्ट बहुत कम है। वजह सिर्फ ये है कि हमारे फ्रूट का साइज छोटा है और फ्रूट फ्लाई कंट्रोल नहीं हो रही। दुनिया भर में फ्रूट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका अपनाया जाता है, मगर पाकिस्तान में ज्यादातर किसान जहरों पर ही इन्हिसार करते हैं, जिसकी वजह से जहरों की बाकियात फल में रहती हैं, जो एक्सपोर्ट के लिए नाकाबिले कबूल होती हैं। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आप सिट्रस ऑर्चर्ड की इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मुनफरिद रंगत, खुशबू और जायके की वजह से पाकिस्तानी सिट्रस दुनिया भर में पसंद किया जाता है, और पाकिस्तान में भी ये फ्रेश के तौर पर भी खाया जाता है, और इसकी मसनूआत बना के पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होती हैं और बैरून ममालिक में एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि सिट्रस से कौन कौन सी मसनूआत बनती हैं और कितनी मिकदार में पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान में ज्यादातर तुरछावा फलों को फ्रेश फ्रूट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। 10% तक फ्रूट की प्रोसेसिंग भी की जाती है, जिससे पल्प तैयार होता है, जिसका ज्यादातर हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। सिट्रस जैम भी सारिफ की पसंदीदा वैल्यू एडिड मसनूआत में शामिल है। इसके अलावा जूस निकालने के बाद सिट्रस पल्प को ड्राई करके इंसानी खुराक में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गुज़श्ता चंद सालों से इसी पल्प को जानवरों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और बास कमर्शियल फार्म पर इसका साइलेज भी तैयार होता है। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का सिट्रस होने के बावजूद इसकी एक्सपोर्ट इसलिए भी कम है कि हमारे सिट्रस में चंद बीमारियां हैं जो हमारे साइंसदानों से कंट्रोल नहीं हो रही। इसके अलावा फ्रूट फ्लाई भी एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी रुकावट है। आइए देखते हैं कि सिट्रस को कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, और इसके अलावा इसके हशरात कौन कौन से हैं जो एक्सपोर्ट को मुतासर करते हैं। दुनिया में तिरछावा फलों के हशरात को कंट्रोल करने के लिए 4 मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। मैकेनिकल तरीका, मैनुअल तरीका, केमिकल और बायोपेस्ट कंट्रोल का तरीका। इन चारों तरीकों को एक साथ खेत में लागू किया जाता है। इस तरीकाकार के तहत बहुत कम मिकदार में जहरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे जहर की बाकियात फल में नहीं रहती। मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में आज भी हशरात को कंट्रोल करने के लिए जहरों की भरमार की जाती है, जिसके असरात बाद अज़ां फ्रूट में भी आते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजा शफकत साहब मौजूद हैं। राजा शफकत साहब माहिर हैं इंसेक्ट और मुख्तलिफ बीमारियों के जो सिट्रस बागात पर आते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या क्या बीमारियां हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल जैसे मौसम गुजरा है दिसंबर जनवरी का, सबसे पहले तुरछावा बागात में हमारा सिट्रस मिली बग
या गुदेड़ी का हमला शुरू हो जाएगा। तकरीबन मार्च अप्रैल तक पौधों के ऊपर चढ़ते रहते हैं। पौधों के जो ताज़ा कॉम्पलें या पत्ते निकले उनका रस चूसते हैं और जो ताज़ा फल बना होता है उनके ऊपर हमलावर होते हैं, जिसकी वजह से पत्ते भी सूख जाते हैं और जो ताज़ा फल। इनको कंट्रोल कैसे करना है? इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हम जो आज दिसंबर जनवरी का महीना है, पौधों के तनों के नीचे से हम सफाई करें और गोडी करें, ताकि और जहर का इस्तेमाल कम से कम करें। गोडी से इसके अंडे तलफ हो जाएंगे, साथ धूप लगने की वजह से भी तलफ हो जाएंगे और जो बाकी रह जाएंगे वो उनको परिंदे चुन के खा लेंगे। इस तरह काफ़ी कंट्रोल आ जाता है। एक सिट्रस सिल्ला है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कीड़ा है जो हमारा सिट्रस ग्रीनिंग वगैरह को फैलाव के बायस बनता है। इस कीड़े का हमला मई के महीने में ये होता है और आगे जाके जुलाई में होता है। ये फ्रूट जो प्रूनिंग हमने करनी है, ये इस तरह इनके करें कि पौधे के अंदर से रोशनी आर पार हो जाए, रोशनी और हवा का आसानी से गुजर हो। जब अगर आप एक साइड पे खड़े हों तो दूसरी साइड पे आपको अगर आप धूप आपके ऊपर पड़ रही हो, इस तरह की करने की, यानी बारीक शाखें जितनी भी हैं उनको काट देना, बड़ी बड़ी शाखें लगती। अच्छा, अगर खादों के इस्तेमाल की बात करें तो अच्छे फ्रूट के लिए रिकमेंड क्या करते हैं आप, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो वो कितनी मिकदार में फी पौधा होना चाहिए? फास्फोरस और पोटाश है, ये हमने देनी है 500 ग्राम पर पौधा एक साल के लिए, जो हमारा 10 साल या जवान पौधा है। जबकि जो हमारी नाइट्रोजन की मिकदार है वो हमने 1000 से 1500 ग्राम फी पौधा देनी होती है। अच्छा सर, एनपी के अलावा कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं पौधे को? जैसे आप देखें, एज के बढ़ने के साथ साथ हर चीज़ को ज़रूरत होती है, इससे एनपीके का स्प्रे भी बड़ा ज़रूरी होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छी क्वालिटी का फ्रूट पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि बताए हुए तरीके पर पेस्ट कंट्रोल की जाए और बीमारियां कंट्रोल की जाए और बर वक्त खादों का मुनासिब इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में सिट्रस का पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस 40 से 50% के दरमियान है। हम उसकी वैल्यू एडिशन भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बीज होते हैं। हुकूमत पंजाब ने बीज के बगैर किन्नों का मंसूबा 2011-12 में शुरू किया, लेकिन आज किसी जगह भी उसके समरात नजर नहीं आ रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या था और उसको पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाए गए इदारे पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी ने साल 2012 में पाकिस्तान में बीज के बगैर किन्नू उगाने का एक बड़ा मंसूबा बनाया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सीडलेस सिट्रस के हजारों पौधे इंपोर्ट किए गए, जिन्हें पंजाब भर के नर्सरी मालकान को इस शर्त पर मुफ्त फराहम किया गया कि वो इन पौधों की कलमें सस्ते दामों किसानों को फराहम करेंगे, ताकि 2 से 3 साल में इनका फल मार्केट में आना शुरू हो जाए और पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता दुनिया की तरह जदीद सिट्रस उगाने और एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाए। मगर पाकिस्तान के दीगर मंसूबों की तरह ये मंसूबा भी सियासत की नजर हो गया। हुकूमत खत्म होते ही आने वाली हुकूमत ने इस मंसूबे को मजीद चलाना मुनासिब ना समझा। मंसूबे की मॉनिटरिंग ना होने के बायस ये मंसूबा भी बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इस सियासी फैसले के नताइज आज हम इस इंडस्ट्री की तबाही की सूरत में देख रहे हैं। मगर अब सिर्फ दुख का इजहार ही किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के फैसलों को जुर्म नहीं समझा जाता और ना ही इस तरह के गलत फैसलों पर किसी को सजा जजा ही दी जाती है। पाकिस्तान में तकरीबन 50% सिट्रस पोस्ट हार्वेस्टिंग में ज़ाया हो जाता है, यानी किसान अपनी प्रैक्टिस इस तरह करते हैं कि इस किन्नों को ज़ाया कर देते हैं, हालांकि इसको बचाया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ पोस्ट हार्वेस्टिंग के माहिर डॉक्टर सुहेब वड़ाइच साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान क्या क्या कहाँ गलती करते हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि किसान हमारा जो है वो ऑन फार्म ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग मेथड्स नहीं अपनाता। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ पे उसको ग्रेड किया जाए, वहाँ पे उसको सॉर्ट किया जाए, उसके बाद फिर उसको अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेडेड प्रोडक्ट उसको उसकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचाया जाए। पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस की अगर बात करें तो उसमें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं। आप फ्रूट ख़राब होने से पहले उसको वैल्यू ऐड कर लेते हैं। आपने मुख्तलिफ चीज़ें ये बनाई हुई है, ये ज़रा बताएंगे ये क्या चीज़ अब इसमें जो ये आपके हाथ में है ये मार्मलेड है,
ये छिलके से बनाया जाता है। अच्छा, ये एक तो आपने ये छिलके से बना दिया, फिर जो सिट्रस इटसेल्फ है ये आपने प्रिजर्व किया हुआ है, इसकी कितनी शेल्फ लाइफ है, इसका क्या फ़ायदा है? ये अभी हमारा एक्सपेरिमेंटल ट्रायल है, इसमें ग्रेप फ्रूट है और ग्रेप फ्रूट जो है वो पाकिस्तान में उसकी प्रोडक्शन कंपैरेटिवली कम होती है, लेकिन ये ज़्यादातर डायबिटीज़ के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है थ्रू आउट द ईयर। अच्छा, इसके अलावा इसका जैम भी होता है, जूस भी होता है। तो फ्रेश जूस जो है वो तो उसकी एक प्राइमरी प्रोडक्ट है सिट्रस की। फ्रेश जूस जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिसमें RTD ड्रिंक्स होते हैं, रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट्स होती हैं, या नेक्टर्स होते हैं, या स्क्वैशेस होती हैं, वो सारे जूस की प्रिजर्व फॉर्म्स होती हैं। वड़ाई साहब, इन प्रोडक्ट्स का पर्सनल केयर और मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वो बताएं क्या क्या चीज़ है और उससे क्या क्या बनता है? इसमें बेसिकली जो इसका एक पील एसेंशियल ऑयल होता है वो पर्सनल केयर में इस्तेमाल होता है, वो बहुत सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और वो छिलके का वो ऑयल है जिसको आप अपनी स्किन की फ्रेशनेस मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, सोहेब वड़ाई साहब आपका बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि 50% प्रोडक्ट जो है वो किसान ज़ाया कर देते हैं, और ये जो मेरे हाथ में आप प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको मार्केट में नज़र आती हैं, और कीमत बहुत ज़्यादा होने की वजह से कम क्लाइंट उनको ख़रीदता है। अगर ये ज़्यादा मिकदार में बने, किसान अगर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मैनेज कर ले और उससे ये प्रोडक्ट्स बना ले, तो यकीनन ये प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते दामों आम कंज्यूमर को भी मिल सकती है। बेहतरीन जायका होने के बायस पाकिस्तानी सिट्रस दुनिया भर में नाम लेकर तलब किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम टोटल प्रोडक्शन का 15% के करीब ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी एक्सपोर्ट के काबिल नहीं होती। क्या वजह है, ये जानने के लिए इस वक्त हम सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा में मौजूद हैं। हमारे साथ इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहम्मद रज़ा सालिक साहब मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसकी वजह यह है कि जो सिट्रस ग्रोअर्स हैं वो अपने सिट्रस आर्चर्ड मैनेजमेंट पर मुकम्मल तवज्जो नहीं देते। मिसाल के तौर पे कि जैसे ही फ्रूट हार्वेस्ट होता है वहाँ से भी इसकी आर्चर्ड मैनेजमेंट शुरू हो जाती है। सबसे पहला काम ये है कि फ्रूट हार्वेस्ट होने के फ़ौरन बाद यानी जनवरी में फार्म यार्ड मैन्योर यानी कलर या रूढ़ी अप्लाई करें। ये मैं समझता हूँ कि 10 या 15% सिट्रस ग्रोअर जो है वो ऐसा करते हैं, उनके रिज़ल्ट भी फिर बहुत अच्छे आते हैं। अगर हर चीज़ मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा, अगर हम वही खाद या रूढ़ी वगैरह इस्तेमाल करें तो वो एक तो पानी को ज़्यादा देर तक अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेती है और पौधे को पानी देने का वक्फा बढ़ जाता है। फिर उसमें कुछ नाइट्रोजन होती है, वो फिर पौधे को मिल जाती है, पत्तों तक चली जाती है, पत्तों में फिर खुराक बनाने का अमल शुरू हो जाता है। ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो हर किसान को पता होना चाहिए। तो क्या वजह है कि आप लोग किसानों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे या उस पर अमल नहीं करते? वो इस तरह के जी हम 2-3 तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। एक हमारा इधर कॉलेज है इन सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसका मकसद ही महकमा ज़राअत के जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के अहलकार हैं या जो नौजवान फील्ड असिस्टेंट हैं उनको ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है, उसमें भी हम लोग और एक्सटेंशन वाले लोग मिलकर खालिस्तान फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। सर, हमारा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा जो फल है उसकी क्वालिटी वो नहीं होती, साइज़ पूरा नहीं होता, रंगत ठीक नहीं होती, ये इश्यूज़ हैं। तो इसका मतलब है कि किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही, जिसकी वजह से ये फल जो है वो उस काबिल नहीं हो रहा। ट्रेनिंग सर मिल रही है, इसका जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस है वो ज़्यादातर फ्रूट फ्लाई की वजह से है। जी रज़ा सालिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे ये पूरा सेक्टर, हमारा सिट्रस सेक्टर ऐसे ही शतर बेमहार की तरह चलता रहेगा और नताइज हमारे सामने। सिट्रस की एक्सपोर्ट बढ़ाकर अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि पैदावार अच्छे तरीके से की जाए और हुकूमत की तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने और कुछ कवानीन बने ताकि इस सेक्टर को मैकनाइज किया जा सके। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हादसा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़री हालात हादसा पर बात करने के लिए साइम रशीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब, आपको याद होगा कुछ हफ्ते कबल हमने गन्ने की कीमत पे बात की थी कि 400 रुपये कीमत कम है
लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त गवर्नमेंट की अनाउंस की हुई कीमतों से ज्यादा शुगर मिलें अदा करके गन्ना खरीद रही हैं किसानों से। तो आपके ख्याल में उस वक्त अगर हुकूमत प्राइस जो है वो मार्केट के मुताबिक सही करती तो ठीक ना होता? इस पे बेंजामिन साहब ऐसा है कि फार्मर ने खुद अकल का मुजाहरा किया है और सप्लाई को उन्होंने रोका थोड़ा सा, और शुगर मिलर ने जो कि अपने अब बॉयलर ऑन कर लिए थे, इनके पास तो ऑप्शन नहीं है ना कि इनको तो क्रशिंग करनी ही करनी है। ये तो फैक्ट्रियों को अपना इसको ड्राई रन नहीं कर सकते, तो इनके लिए मजबूरी है कि जिस कीमत में गन्ना मिलेगा इनको लेना है गन्ना। तो गन्ने की सप्लाई को बढ़ाने के लिए शुगर मिलों को रेट बढ़ाना पड़ गया। अच्छा सैम साहब, इस बात की समझ नहीं है कि उस वक्त भी कुछ हल्के कहते रहे हैं कि हुकूमत गन्ने की कीमत 500 रुपये मुकर्रर करे, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने यूं महसूस होता है जैसे शुगर इंडस्ट्री का साथ दिया, किसानों का साथ नहीं दिया। उस कमेटी में आपके सेक्रेटरी एग्रीकल्चर शामिल हैं, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं, शुगर केन बोर्ड के लोग शामिल हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं और उसमें कॉमर्स के लोग शामिल हैं। वो कमेटी मिलकर डिसाइड करती है कि गन्ने की शुगर केन इस क्रशिंग के लिए कीमत क्या निकलनी चाहिए। और मैं हमेशा इस बात पे हूँ कि पाकिस्तान में ऐसी जितनी भी कमेटीज़ है ना, वो जो आपका ताकतवर तबका होता है, मतलब मिल मालकान है, उनसे इन्फ्लुएंस होती हैं। जी बिल्कुल सही सैम साहब, ईसीसी ने जो गंदम की कीमत का ऐलान किया है वो 3900 है, यानी पिछले साल वाली ही है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं की गई। तो क्या लगता है आपको, ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि जो मुदाखिल हैं, जरी मुदाखिल, उनकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है, जबकि गंदम पुराने रेट पे किसान कैसे फोक करेगा? मेरा इसमें ख्याल है कि ईसीसी के किसी भी फर्द को ना इस क्राइसिस का अंदाजा नहीं है। वो जस्ट मैंने कहा था कॉफ़ी मीटिंग होती है, एक कॉफ़ी मीटिंग हो गई, उन्होंने पिछले साल के रेट को कर दिया। आवाम को सस्ती गंदम देने के लिए आपको फार्मर को किल नहीं करना, फार्मर आपकी 40% आवाम है। अच्छा सैम साहब, ये जो ईसीसी ने अब रेट अनाउंस किया, उसके बाद जो पंजाब है और सिंध है वो भी इसी रेट पे रहेंगे या वो कम ज्यादा करेंगे? 2018 के बाद जो ज़राअत है वो सूबाई मैटर है और सूबों के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो सब्सिडी भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से जो उनका स्पोर्ट प्राइस भी अनाउंस कर सकते हैं। अच्छा सैम साहब, पिछले दिनों एक खुफिया इजलास हुआ है कॉटन को रिवाइव करने का इस साल, तो कोई अंदर की खबर बताएं, क्या उसमें डिस्कशन हुई है और क्या लाया अमल होना चाहिए? देखिए, कॉटन का जो इजलास हुआ है उसमें लाहौर में हुआ था, नादिर चट्टा साहब जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है उनकी सदारत पे, और उसमें उन्होंने टास्क दिए हैं कि हमें पिछले साल से एरिया बढ़ाना है। लेकिन पिछले साल से एरिया कैसा बढ़ सकता है? मेरी इसमें तजावीज़ है। नंबर 1, एक तो ये है कि आप इसमें स्पोर्ट प्राइस को अनाउंस कर दें 9500 कम अज कम। फायदा क्या होगा? इस दफा भी तो 8500 की थी, लेकिन वो उस पे फिक्स कोई नहीं रहा। एक तो अनाउंस इसको कर दें 9500 फी एकड़, और जिसमें आपके शुगर केन की आपके कैचमेंट एरियाज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती हैं, तो आप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन पाकिस्तान जो है वो फार्मर्स के साथ अभी से एग्रीमेंट कर ले। जी साहब साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारे साथ असलम जोश साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता पाकिस्तान में मौसम कैसा रहेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन जिसमें अटक, जेलम वगैरह शामिल है, इनमें हल्की बारिश हो सकती है और मौसम इंतहाई सर्द रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि सुबह और रात के टाइम शदीद धुंधशाई रहने का इम्कान है। कराची समेत ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहेगा। पेशावर समेत मालाकंड डिवीज़न वगैरह में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आने वाले वीक के दौरान हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। जी सर ठीक है, ये फरमा दें कि दर्जा हरारत कहाँ तक गिरने का इम्कान है अगले हफ्ते? इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाम साहब फरमाइएगा, इस वक्त जो धुंध है वो शुरू हो चुकी है और गंदम की फसल भी जो है वो माशाल्लाह अब 6-8 इंच तक आ चुकी है। तो क्या इस वक्त जो मेजर फसल है वो हमारी गंदम है, क्या तजावीज़ देंगे किसानों को कि गंदम जो है वो स्ट्रेस में ना आए? मैं इस वक्त की धुंध का फ़ायदा होता है गंदम को, शगुफ़ा साजी होती है, लेकिन पिछले दिनों यूरिया का बहरान रहा तो फार्मर अपनी यूरिया की ताख़ीर का शिकार हुआ। तो मैं उनको एक राय दूंगा, 2 स्प्रे रिकमेंड करते हैं, एक तो 2 किलोग्राम यूरिया और 1 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट का स्प्रे करें। जी शाम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।